Hello students, today I am going to explain you our next chapter from our supplementary book Footprints Without Feet. And the name of our chapter is also same as the name of our book, that is Footprints Without Feet, and the story is written by H.G. Wells. So students, as you can guess from the name of the story, that is Footprints Without Feet. That means this is story about the footprints of a person, but without feet. That means the person whose footprints are there, this is not known to anyone, and that means the person is invisible, but only the footprints are visible. So let's see what is there in the story. So before we start our story, we must read these introductory lines so that we can have an idea what the story is about. Can a man become invisible? क्या कोई भी इंसान कभी invisible हो सकता है? This is the story of a scientist who discovers how to make himself invisible. That means from this sentence we are having the answer कि yes of course it is possible कि कोई भी इंसान visible हो सकता है, invisible हो सकता है. Because this is the story of a scientist कि जो स्टोरी है वो एक साइंटिस्ट की है जिसने डिस्कवर कर लिया है कि किस तरह से वो इनविजिबल हो सकता था. Does he use or misuse his discovery? क्या वो अपनी इस डिस्कवरी को इनविजिबल होने की जो डिस्कवरी उसने की, क्या उसका वो प्रॉपर यूज़ करता है या फिर इसका मिसयूज़ करता है? Read and find out. So after reading we have to find out how did the invisible man first become visible? कि जो इनविजिबल मैन था दैट मीन्स द साइंटिस्ट, जो साइंटिस्ट जब इनविजिबल हुआ तो फर्स्ट टाइम वो कैसे विजिबल हुआ. दैट मीन्स उसने ये तो डिस्कवर कर लिया था कि इनविजिबल कैसे होना है, बट विजिबल कैसे होना है क्या वो डिस्कवर कर पाया था या नहीं. वाई वॉज ही वॉन्डरिंग द स्ट्रीट्स, और वो क्यों स्ट्रीट्स में गलियों में क्यों इधर उधर घूम रहा था. सो वी हैव टू फाइंड द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस आफ्टर रीडिंग दिस स्टोरी. So the two boys started in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of bare feet. Imprints means impressions or the marks और कुछ निशान जो पैरों के मिट्टी वाले पैरों के बने. And pair of bare feet means without shoes कि किसी पर्सन ने जब चप्पल या शूज़ नहीं पहनी होती, जूते नहीं पहने होते, तो बिना जूतों के नंगे पाँव, that is known as bare feet. So the story starts with the two boys when they become surprised after noticing some fresh muddy imprints. जब दो बॉयज़ बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं जब वो देखते हैं कि बहुत ही फ्रेश से, मतलब अभी अभी कुछ मड वाले इम्प्रिंट्स बने हैं, पैरों के निशान बने हैं. मडी मतलब मिट्टी वाले पैरों के निशान बने हैं. एंड वो जो निशान है वो बिना जूतों के हैं, मतलब जिसके भी पैरों के निशान हैं वो उस बंदे ने, उस पर्सन ने जूते नहीं पहने हुए. What was a barefooted man doing on the steps of a house in the middle of London? अब वो जो दो बॉयज़ होते हैं वो बहुत हैरान होते हैं इन मडी इम्प्रिंट्स को देख के, और वो सोचते हैं कि इस मिडल ऑफ द लंदन के मिडल में एक घर की सीढ़ियों के ऊपर कोई भी इंसान नंगे पाँव क्या कर रहा है. एंड वेयर वॉज द मैन, और वो इंसान है कहाँ जिसके पैरों के ये निशान हैं. बिकॉज जो सिर्फ उन्होंने अभी तक सिर्फ पैरों के निशान ही मिट्टी वाले नोट किए थे, अदरवाइज उन्हें वो कोई पर्सन दिखाई नहीं दिया था, और वो ये सोच रहे थे कि वो इंसान है कहाँ, वो पर्सन है कहाँ जिसके पैरों के ये निशान हैं. As they gazed, a remarkable sight met their eyes. और जब वो इन पैरों के निशानों को बहुत ज़्यादा ध्यान से देख रहे थे, गेज मीन्स लुक्ड केयरफुली और इंटेंटली, जब वो इसको क्लोजली और बहुत ध्यान से देख रहे थे तो अचानक से कुछ अजीब सी चीज़ हुई. रिमार्केबल साइट मेट देयर आइज, कुछ अचानक से कुछ अलग सा हुआ जो आई कैचिंग था. अब वो क्या था, ऐसा क्या हुआ था. अ फ्रेश फुट मार्क अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर, और मतलब कहीं से अचानक से एक अभी अभी उसी टाइम एक फुटप्रिंट वैसा बना जैसा कि वो पहले देख रहे थे, मिट्टी वाला पैरों का निशान बना. Further footprints followed one after another, descending the steps and progressing down the street. और further इसके बाद फिर से एक के बाद एक पैरों के निशान ऐसे ही बनते जा रहे थे मिट्टी वाले पैरों के, और वो कहाँ से कहाँ तक जा रहे थे. These footprints were descending the steps, वो उस सीढ़ियों को, उस घर की सीढ़ियाँ नीचे उतरते हुए स्ट्रीट की तरफ बढ़ रहे थे.
The boys followed, fascinated, until the muddy impressions became fainter and fainter. अब ये जो बच्चे थे, ये जो बॉयज थे, बहुत ही हैरान हुए. ऑब्वियसली कोई भी इंसान होगा तो ऐसी चीज़ देख के कि बिना इंसान के उसके पैरों के निशान बन रहे हैं तो कोई भी हैरान हो जाएगा. सो दीज बॉयज वर वेरी अट्रैक्टेड एट दिस साइट. और वो जब अट्रैक्ट हो गए इस चीज़ को तो उन्होंने इन इम्प्रेशंस को, मडी इम्प्रेशंस को फॉलो करना शुरू किया. और तब तक फॉलो किया जब तक कि वो पूरी तरह से लाइट होते होते एकदम से ख़त्म नहीं हो गए. became fainter and fainter and at last disappeared altogether. मतलब पहले तो वो लाइट हुए, जैसे पैरों से मिट्टी कम होती गई तो वो पैरों के निशान लाइट एंड लाइट होते गए, फिर उसके बाद वो एकदम से ख़त्म हो गए. The explanation of the mystery was really simple enough. अब इस एक्सप्लेनेशन, इसकी ये जो मिस्ट्री थी, ये जो रहस्य था, मिस्ट्री मीन्स सीक्रेट, इस सीक्रेट का जो एक्सप्लेनेशन थी वो बहुत ही सिंपल थी. अब क्या सिंपल एक्सप्लेनेशन थी कि जो the bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent. अब ये जो bewildered मीन्स puzzled और confused boys, जो इन पैरों के निशानों को देख के बहुत ज़्यादा puzzled और confused हो गए थे, ये किसको फॉलो कर रहे थे? एक साइंटिस्ट को, जिसने अभी अभी डिस्कवर किया था कि ह्यूमन बॉडी को किस तरह से ट्रांसपेरेंट या इनविजिबल बनाया जा सकता है. Griffin, the scientist, had carried out experiment after experiment to prove that the human body could become invisible. Now the scientist, whose name is Griffin. अब इस ग्रिफिन जो साइंटिस्ट है उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए एक के बाद एक, ये प्रूव करने के लिए कि ह्यूमन बॉडी को इनविजिबल बनाया जा सकता था. Finally, he swallowed certain rare drugs and his body became as transparent as a sheet of glass, though it also remained as solid as glass. अब फाइनली उसकी जो मेहनत है वो रंग लाई एंड ही प्रूव्ड इट कि इंसानी बॉडी को इनविजिबल या ट्रांसपेरेंट बनाया जा सकता है. और उसने इस चीज़ को प्रूव करने के लिए कुछ एक ड्रग्स जो उसने इन्वेंट की थी, डिस्कवर की थी, उसने उन ड्रग्स को निगल लिया. मतलब उन ड्रग्स को, दैट मीन्स मेडिसिन को, कुछ रेयर मेडिसिन जो बहुत ही एक्सपेंसिव और बहुत मुश्किल से मिलने वाली कुछ ऐसी दवाइयाँ, वो उसने खा ली और उसकी बॉडी एकदम से ट्रांसपेरेंट हो गई. और किस तरह से ट्रांसपेरेंट होगी? मतलब उसके आर पार देखा जा सकता था, जैसे कि किसी ग्लास शीट के आर पार देखा जा सकता है, किसी शीशे के आर पार देखा जा सकता है. दो इट ऑल्सो रिमेन्ड एज सॉलिड एज ग्लास. और दूसरी बात ये भी थी, अब वो ट्रांसपेरेंट तो हो गया था, उसके आर पार देखा जा सकता था, बट इट वॉज नॉट पॉसिबल कि उसके आर पार निकला भी जाए. तो वो उसकी जो बॉडी थी वो सॉलिड रही, एकदम ग्लास की तरह. तो जैसे ग्लास के अंदर हम देख सकते हैं इधर से उधर, बट उसके अंदर हाथ नहीं घुसा सकते, तो सेम वे उसकी बॉडी जो थी वो सॉलिड भी रही ग्लास की तरह. Brilliant scientist though he was, Griffin was rather a lawless person. अब चाहे वो बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट था, ब्रिलियंट मीन्स बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था, एक्सेप्शनली टैलेंटेड था साइंटिस्ट जो ग्रिफिन था. सो बट रादर ही वॉज ऑल्सो अ लॉलेस पर्सन. बट वो लॉलेस भी था, दैट मीन्स वो लॉ ब्रेकर भी था. लॉलेस इज़ अ पर्सन हु डजंट ओबे लॉ, जो लॉ को फॉलो नहीं करता, रूल्स को फॉलो नहीं करता. तो वो दैट मीन्स अब हम कह सकते हैं कि अगर वो लॉलेस है तो उसने अपने जो इनविजिबिलिटी का मिसयूज़ ही किया होगा ऑब्वियसली. हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम एंड ट्राई टू इजेक्ट हिम. अब जो उसके लैंडलॉर्ड थे, जहाँ पे वो एज ए टेनेंट रह रहा था, एज ए किराएदार रह रहा था, तो उसके जो लैंडलॉर्ड थे, मकान मालिक थे, वो उसको बहुत डिसलाइक करते थे, वो नापसंद करते थे उसे, और उसको अपने घर से बाहर निकालने के लिए कुछ फोर्स भी यूज़ किया उन्होंने, ज़बरदस्ती बाहर निकालना चाहते थे. इजेक्ट मीन्स यूज़ फोर्स टू थ्रो आउट. और इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू दी हाउस. और इस चीज़ का बदला लेने के लिए ग्रिफिन ने क्या किया? अपने मकान मालिक के घर को जला दिया, वहाँ पे आग लगा दी. टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स. अब वो किस तरह से इनविजिबल हो सकता था? सिर्फ अपने कपड़ों को रिमूव करके वो इनविजिबल हो सकता था. अदरवाइज जब उसने कपड़े पहने होते थे तो एज हिज बॉडी वॉज एज सॉलिड एज ग्लास, तो सॉलिड तो थी, तो जब वो कपड़े पहनता था तो मतलब जहाँ जहाँ उसने बॉडी पे कपड़े पहने होते थे वहाँ पे उसकी विजिबिलिटी होती थी. So in revenge, Griffin set fire to house and to get away without being seen.
अब जब उसने घर को आग लगा दी तो उसके बाद बच निकलने के लिए कि उसको कोई पकड़े ना, वो किसी की नज़र में ना आए, तो उसने क्या किया, अपने सारे कपड़े रिमूव कर दिए. Thus it was that he became a homeless wanderer without clothes, without money, and quite invisible until he happened to step in some mud and left footprints as he walked. तो अब उसको वहाँ से बच निकलना था, तो उसने अपने कपड़े सारे रिमूव कर दिए ताकि उसे कोई देख ना सके. तो इस तरह से वो एक होमलेस वॉन्डरर बन गया जो सिर्फ गलियों में इधर उधर घूमता था. उसका अपना घर नहीं था, अपने कपड़े नहीं थे, उसके पास कोई पैसा नहीं था, एंड ही वॉज क्वाइट इनविजिबल, और वो पूरी तरह से इनविजिबल था, उसे कोई देख नहीं सकता था. और तब तक वो इनविजिबल रहा जब तक कि किसी ने उसके पैरों के निशान, मतलब उसकी जब समटाइम, अब उसने जूते भी नहीं पहने हुए थे, तो उसने कहीं पे मिट्टी में पैर रख दिया होगा, तो उसके पैरों पे मिट्टी लग गई, तो उसके जो पैरों के निशान थे वो उस घर के स्टेप्स पे बन गए. तो दो बॉयज़ ने जैसे नोट किया था, तो उस टाइम तक वो एकदम इनविजिबल था. उससे पहले कभी किसी ने उसकी प्रेजेंस को नोट नहीं किया था और कोई नोट कर भी नहीं सकता था. He escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London. So first time वो इसकी विजिबिलिटी कब हुई, जब उसके फुटप्रिंट्स शो हुए किसी घर की सीढ़ियों पे. तो बट वहाँ से भी वो आसानी से ही बच निकला उन बॉयज़ से, क्योंकि जब उसके फुटप्रिंट्स लाइट हो गए तो कोई भी उसे पकड़ नहीं सका और किसी को ये भी नहीं पता कि वो कहाँ पे गया, किस डायरेक्शन में गया. बट हिज एडवेंचर्स वर बाय नो मीन्स ओवर. बट उसके ये जो एडवेंचर्स थे ये अभी तक ख़त्म नहीं हुए थे, अभी बहुत कुछ बाकी था. ही हैड चूजन अ बैड टाइम ऑफ द ईयर टू वॉन्डर अबाउट लंदन विदाउट क्लोथ्स. अब उसके एक गलती हो गई थी उससे. अब वो गलती ये हुई थी कि ये जो उसने घर छोड़ने का जो टाइम चूज़ किया था, या इन ड्रग्स को लेने का जो टाइम चूज़ किया था, दैट वाज द वेरी बैड टाइम. वो बैड टाइम क्यों था, क्योंकि ये इट वॉज मिड विंटर, कि ये विंटर का टाइम था. ऑब्वियसली अगर विंटर का टाइम है, उसकी बॉडी चाहे इनविजिबल है बट सॉलिड तो है, उसको ठंड तो लगती है, और उसको अब इनविजिबल रहने के लिए अपने कपड़े उतारने पड़ते थे. एंड अब इतनी ठंड में बिना घर के, बिना पैसों के, बिना कपड़ों के घूमना, तो ऑब्वियसली ठंड के मारे जान तो निकलेगी किसी भी पर्सन की. सो इट वॉज बैड टाइम दैट ही हैड चूजन टू बिकम इनविजिबल एंड to move about. The air was bitterly cold and he couldn't do without clothes. अब जो एयर थी, जो बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चलती थी, बहुत चुभने वाली, बिटरली मीन्स बहुत ज़्यादा ठंडी, चिल्ड जो हवा थी वो चलती थी. एंड किसी के लिए भी बिना क्लोथ्स के रहना बहुत मुश्किल था. सो ही वॉज ऑल्सो नॉट एबल टू डू विदाउट क्लोथ्स. Instead of walking about the streets, he decided to slip into a big London store for warmth. अब ही वॉज इन नीड ऑफ वार्मथ, कोजी एनवायरनमेंट चाहिए था, उसे वार्मथ चाहिए थी. तो उसने क्या डिसाइड किया, गलियों में ऐसे घूमने से तो ऑब्वियसली ठंड लगेगी ही. तो उसने डिसाइड किया किसी बड़े से स्टोर में, लंदन के किसी बहुत बड़े स्टोर में चले जाता है. और उसने ऐसा सोच के फिर वो किसी एक लंदन के बिग स्टोर में घुस गया ताकि वो वहाँ पे अपने आप को गर्मी दे सके और कपड़ों के साथ लाइक वार्मथ और कॉजी फील करवा सके अपनी बॉडी को. Closing time arrived, and as soon as the doors were shut, Griffin was able to give himself the pleasure of clothing and feeding himself without regard to expense. अब मॉल बंद होने का, वो स्टोर बंद होने का टाइम आ गया. तो जैसे ही डोर्स बंद हुए उस स्टोर के, तो ग्रिफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लोथिंग. तो वहाँ पे वो जितने भी कपड़े थे, अपनी मर्जी से कोई भी कपड़े पहन सकता था और कुछ भी खा सकता था अपनी मन मर्जी का, बिना खर्चे की परवाह किए. विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस मीन्स खर्चे की परवाह किए बिना, क्योंकि उसे कोई देख नहीं सकता था और कैमरे में भी वो कैद नहीं हो सकता था, बिकॉज ही वॉज इनविजिबल. तो उसने क्या किया उस स्टोर में, ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस एंड रैपर्स एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद वार्म क्लोथ्स. तो उसने वहाँ पे कुछ एक जो न्यूली पैक्ड क्लोथ्स के बॉक्सेस थे वो खोले एंड रैपर्स को खोला, और उसके बाद जो भी उसके कपड़े उसके मेजरमेंट के थे, उसने वो कपड़े जो वार्म क्लोथ्स थे वो पहन लिए. Soon with shoes, an overcoat and a wide-brimmed hat, he became a fully dressed and visible person. और जल्दी ही उसने कपड़े पहनने के बाद शूज़ भी पहन लिए, ओवरकोट भी पहन लिया और एक वाइड ब्रिम्ड हैट, वाइड ब्रिम्ड मतलब बहुत ही एक चौड़ी सी किनारे वाली हैट पहन ली, और पूरी तरह से वो फुली ड्रेस्ड अप हो गया और विजिबल पर्सन बन गया.
अब बाकी जहाँ जहाँ उसने कपड़े पहन लिए थे वहाँ तो विजिबिलिटी आ गई थी, बट उसके जो शोल्डर्स का अपर पार्ट था, वो जो उसका फेस था, उसको वो कवर नहीं कर पाया था, तो वहाँ से वो इनविजिबल था और वो हेडलेस दिख रहा था। In the kitchen of the restaurant, he found cold meat and coffee, and he followed up the meal with sweets and wine taken from the grocery store. अब वो जिस स्टोर में गया था वहाँ पे एक रेस्टोरेंट भी था, और जैसे कपड़ों की फैसिलिटी भी थी, और रेस्टोरेंट भी था, खाने पीने का इंतज़ाम भी था। तो रेस्टोरेंट की किचन में गया और वहाँ पे उसको कोल्ड मीट और कॉफ़ी मिली, और फिर उसने वो खाने के बाद ही फॉलोड अप द मील विद स्वीट्स, और ये खाने के बाद फिर उसने कुछ स्वीट्स खाई और वाइन भी ली और ग्रॉसरी स्टोर से। फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ किल्ट्स, और फाइनली अब जब वो खा पी के अपना फ्री हो गया, उसका कंफर्टेबल फील करने लगा, तो उसने अब सोने की सोची, तो फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ किल्ट्स, और रज़ाइयों के ढेर के ऊपर वहाँ वो सो गया, अपने आप को कंफर्टेबल फील करवाने के लिए, अपनी नींद पूरी करने के लिए। If only Griffin had managed to wake up in good time, all might have been well. अब नेक्स्ट डे क्या होता है, अगर यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर ग्रिफिन सही टाइम पे उठ जाता तो शायद सब कुछ ठीक होता, मतलब कुछ गड़बड़ हो गई। देखते हैं क्या गड़बड़ हुई। As it was, he didn't wake up until the assistants were already arriving next morning. अब एज इट वॉज ही डिडंट वेक अप, अब जैसे ही नेक्स्ट मॉर्निंग जो असिस्टेंट थे वो थोड़ा जल्दी आ जाते थे स्टोर खोलने के लिए, तो ही डिडंट वेक अप अंटिल द असिस्टेंट्स वर ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग। अब जब वो असिस्टेंट्स आ गए उस नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह जब वो सो गया था, तो सो के इतना डीपली सोया कि उसको सुबह की होश ही नहीं रही, तो वो उसके उठने से पहले ही असिस्टेंट्स वहाँ पे स्टोर में आ गए। एंड व्हेन ही सॉ अ कपल ऑफ देम अप्रोचिंग, और जब उसने देखा कि कुछ एक दो असिस्टेंट्स जो उसके तरफ बढ़ रहे हैं, तो ही पैनिक्ड एंड बिगेन टू रन। पैनिक मीन्स कंफ्यूज हो जाना, घबरा जाना, तो वो पैनिक हो गया कि अब वो पकड़ा जाएगा, बिकॉज ही वॉज विजिबल एट दैट टाइम, ही वॉज इन फुल क्लोथ्स, तो एंड ही बिगेन टू रन, और वो दौड़ना शुरू कर दिया उनसे बचने के लिए। दे नेचुरली गेव चेज, और ऑफ कोर्स वो भाग रहा था, तो ऑब्वियसली ये जो असिस्टेंट थे वो भी इसके पीछे भागने लगे, उसका पीछा करने लगे। इन द एंड ही वॉज एबल टू एस्केप ओनली बाय क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लोथ्स, और एंड में अपने आप को वो किस तरह से बचा सका, अपने न्यूली फाउंड क्लोथ्स को उतार कर। तो उसको अपने न्यूली फाउंड क्लोथ्स जो थे अगेन रिमूव करने पड़े अपने आप को बचाने के लिए, अदरवाइज वो पकड़ा जाता। सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल बट नेकेड इन द चिल्ड जनवरी एयर, तो एक बार फिर से अपने आप को वो विजिबल करने के लिए, वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल बट नेकेड, तो एक बार फिर से वो इनविजिबल हो गया बट बिना क्लोथ्स के। तो फिर से उसे उस जनवरी में चिल्ड एयर में, जनवरी की चिल्ड एयर मतलब बहुत ज़्यादा ठंड होती है जब, तो अपने आप को उसने फिर से इनविजिबल पाया, और इस टाइम फिर उसको अपने क्लोथ्स खोने पड़े। दैट मीन्स उसको फिर से वही ठंडे एनवायरनमेंट में ठंड बियर करने के लिए वो घूमने के लिए इधर उधर मजबूर हो गया। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक of a theatrical company in hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulders. तो इस टाइम अब उसने क्या प्लान किया कि किसी थिएट्रिकल कंपनी में जाया जाए, और बिकॉज वहाँ पे उसको होप थी कि वो अपने क्लोथ्स तो वहाँ पे उसको मिल ही जाएंगे जो भी वो पहनना चाहेगा, एंड ऑल्सो ही वुड गेट सम प्रॉप्स। स्टॉक ऑफ थिएट्रिकल कंपनी मीन्स प्रॉप्स ऑफ थिएट्रिकल कंपनी, तो उसने सोचा कि कुछ प्रॉप्स भी ट्राई करते हैं किसी थिएट्रिकल कंपनी में जाके, ताकि उसे वहाँ से वो क्लोथ्स तो मिलेंगे अपनी बॉडी को कवर करने के लिए। ऑल्सो ही वॉज होपिंग टू गेट सम प्रॉप्स लाइक टू कवर द एम्प्टी स्पेस अबव हिज शोल्डर्स, तो कि जो उसके शोल्डर्स के ऊपर की जो एम्प्टी स्पेस थी जो विजिबल नहीं हो सकती थी बिना, क्योंकि वो कवर नहीं होती थी, तो कुछ ऐसा वो ढूंढना चाह रहा था, वहाँ से कुछ प्रॉप्स ढूंढना चाह रहा था जिससे उसका फेस भी विजिबल लगे। शिवरिंग विद कोल्ड ही हरिड टू ड्यूरी लेन, द सेंटर ऑफ थिएटर वर्ल्ड, तो अब वहाँ पे जहाँ थिएटर वर्ल्ड की जो मेन स्ट्रीट थी लंदन में, तो वहाँ पे वो शिवरिंग विद कोल्ड मतलब ठंड से कांपता हुआ वहाँ वो जल्दी से ड्यूरी लेन में पहुँचा, जो कि सेंटर था थिएटर वर्ल्ड का, मतलब वहाँ पे बहुत सारी थिएट्रिकल कंपनीज थी, एंड ही वॉज होपिंग टू गेट गुड स्टॉक फ्रॉम देयर।
ही सून फाउंड ए सूटेबल शॉप, और जल्द ही उसे एक बहुत अच्छी सी सूटेबल शॉप मिल गई जहाँ उसे लगा कि उसे हर चीज़ मिल जाएगी जो वो चाहता है. He made his way invisible upstairs and came out a little later wearing bandages round his forehead, dark glasses, false nose, big bushy side whiskers and a large hat. अब जब वो उसने एंट्री की उस शॉप में, देन तो ही वॉज इनविजिबल. उस टाइम वो इनविजिबल था और किसी को दिखाई नहीं दे रहा था. तो वो ऊपर गया सीढ़ियाँ चढ़ के और थोड़ी देर बाद वापस आया. किस तरह से? अब उसकी जो अपीयरेंस थी वो कुछ अलग थी. उसने बैंडेजेस पहनी हुई थी, कुछ पट्टियाँ सी बांधी हुई थी अपने फोरहेड के आसपास. डार्क ग्लासेस पहन लिए, जैसे उसका फोरहेड भी उसका विजिबल हो गया. उसके बाद उसकी ग्लासेस भी, ग्लासेस से उसका एक तरह से आईज भी की विजिबिलिटी भी हो गई. एक फॉल्स नोज पहन लिया उसने एंड बिग बुशी साइड विस्कर्स, और साइड विस्कर्स लगा ली ताकि उसका चेहरा भी और साइड बाय साइड नोज एज वेल एज उसका जो चेहरा था वो भी विजिबल हो गया. एंड अ लार्ज हैट, और अपने हेड को विजिबिलिटी देने के लिए उसने एक हैट भी पहन ली. तो इस तरह से ही गॉट अ लॉट ऑफ प्रॉप्स from the theatrical company and he became completely visible man. To escape without being seen, he callously attacked the shopkeeper from behind, after which he robbed him of all the money he could find. तो अब वहाँ से बच निकलने के लिए ही कैलोसली मीन्स क्रूअल वे से, उसने बहुत ही क्रूएलिटी से शॉपकीपर को अटैक किया पीछे से. अब पीछे से अटैक क्यों किया? क्योंकि वो अगर उसके आगे से निकलता तो ऑब्वियसली वो इंसान जो शॉपकीपर था उसको पता चल जाता कि ये पर्सन तो पहले वहाँ यहाँ से गया ही नहीं और उसका जो उसने कपड़े या प्रॉप्स पहने हुए हैं उसके शॉप के ही हैं. तो इस तरह से उससे बच निकलने के लिए उसने उससे पीछे से अटैक किया शॉपकीपर पे, और उसके बाद उसके जितने भी पैसे थे वो सारे के सारे इस ग्रिफिन ने, साइंटिस्ट ने रॉब कर लिए, चुरा लिए. So with this, the part 1 of our chapter comes to an end. We will continue with the next part. So I hope you have understood it well. Thank you and have a nice day.